आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन के लिए नासिक में हैं और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के उद्घाटन से पहले नासिक में 1.5 मीटर लंबा रोड शो भी किया। रोड शो में उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम कालाराम मंदिर के रामघाट पर पूजन पाठ कर दर्शन किए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो रोड शो की है, जहां पर एकनाथ शिंदे गाड़ी पे सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1.5 किलोमीटर तक ये रोड शो किया गया। उसके बाद कालाराम मंदिर में पूजन अर्चन की गई और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन पाठ करने के बाद पीएम ने कीर्तन भी किया भगवान के सामने बैठकर और उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और इसके साथ ही कांग्रेस पे करारा हमला भी बोला है। और साथ ही आपको बताते चले कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। पूरी दुनिया इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जर्मनी की कैसेंड्रा माई स्टैपमैन के गाने का एक वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा है कि यही वो प्रस्तुति है जिसका जिक्र उनके द्वारा मन की बात कार्यक्रम में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने #श्रीराम भजन के साथ लिखा कि ये भजन आपको भी खुश कर देगा। दीप राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और अयोध्या की सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा को लेकर और कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास लगे करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों को इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़ने का काम हो रहा है। बेहद तेज गति से अयोध्या मंदिर सहित आसपास के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस पर ये सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और इसके साथ ही करीब 8 एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेगा। करीब 10,715 स्थानों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लैस कमरों को इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा ताकि किसी भी वजह से कोई भी उपद्रव ना हो और अगर कहीं पर भी अराजक तत्व उत्पन्न होने की कोशिश किया हो तो वो कैमराज में या एआई के जरिए उसको तुरंत पकड़ा जा सके। हमने देखा है कि जो भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन टैंक के ऑपरेशन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेट स्वॉर्म और ड्रोन का। इसलिए वर्ल्ड वाइड रिसर्च ये कहता है कि इसको थ्रेट को खत्म करने का तरीका एक हाइब्रिड सिस्टम जिसमें एक गन भी हो और एक जैमर भी हो। इसलिए हमने एक स्वदेशी एंटी ड्रोन जैमर को अपग्रेड सिल्का वेपन सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट करके एक हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हमने कोई भी एरियल थ्रेट को ड्रोन और कोई भी एरियल थ्रेट को जैमर और गन दोनों के द्वारा एंगेज कर सकते हैं। अच्छा, ये कंट्रोल पैनल ही क्या होता है? हाँ, हमने इसको इंटीग्रेट जब किया है, इंटीग्रेट करते वक्त हमने ये इंश्योर किया कि इसका जो पूरा कंट्रोल सिस्टम्स अंदर क्रू के कंपार्टमेंट के अंदर चले जाए ताकि मेरा जो एग्जिस्टिंग क्रू है उसी के साथ हम इसको भी यूटिलाइज कर सकें। कोई एडिशनल मैन पावर या एडिशनल क्रू की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग क्रू है वही साइमल्टेनियसली गन भी चला सकते हैं और जैमर भी चला सकते हैं। ओके, तो इसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए कि बहुत सारे जो ड्रोन का जो एक प्रॉब्लम है खासतौर पर बॉर्डर एरिया में, हालांकि हमारे जवान लगातार उस पर अटैक करते हैं, उसको मार गिराते हैं, तो ये वह सिस्टम जो है और ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका वो मेन इसका जो मैक्सिमम इफेक्ट हम बोल सकते हैं वो है जितने भी मैकेनाइज्ड ऑपरेशन हमारा टैंक और हमारा बीएमपी जब लड़ाई के दौरान चलते हैं उसको जो एयर डिफेंस कवर देना है तो उसके ऊपर जितने भी स्वॉर्म और ड्रोन का थ्रेट आएगा उसके लिए इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये हाइब्रिड एंटी ड्रोन सिस्टम है और इस एंटी ड्रोन सिस्टम को इन्होंने तैयार किया है, लेकिन आने वाले वक्त में भारतीय सेना में इस ड्रोन सिस्टम का और ज़्यादा। और 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। यूपी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जाने वाले हर रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और उन रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दिया है। 22 जनवरी के लिए स्कूल कॉलेजेस के अलावा हमारे प्रदेश में हम सार्वजनिक अवकाश रखेंगे। पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश होंगे, लेकिन
सार्वजनिक अवकाश शासकीय कार्य के हो सकते हैं, लेकिन उस दिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक जगह सुबह सुबह पहले स्वच्छता का एक कार्यक्रम चला ले। महत्वपूर्ण होगा अयोध्या जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना। सभी जनपदों के अधिकारीगण भी सुनिश्चित करें इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है, तो कठोरतापूर्वक उससे निपटने की तैयारी करिए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है। उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हमारा 17 साल पुराना स्वप्न है और इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद अयोध्या जाएगा। तो बता दें कि बाबा महाकाल का लड्डू अयोध्या जाने वाला है। अयोध्या भेजे जाएंगे बाबा महाकाल के लड्डू। 17 साल पुराना स्वप्न है, ऐसा मोहन यादव ने कहा है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 5 लाख लड्डू भेजने वाले बाबा महाकाल से नगरी से, बाबा महाकाल का प्रसाद विक्रमादित्य की नगरी से। मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अवसर पर इस पूरे उत्सव को अविस्मरणीय बनाने के लिए बाबा महाकाल का प्रसाद भेजेगी। और वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने के कांग्रेस के फैसले का संतों ने भारी विरोध किया है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य रामविलास वेदांती और हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने कांग्रेस पर हमला बोला है, तो वहीं किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने भी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर सीधा निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते। किसी पार्टी का नहीं है, ये संपूर्ण समाज का है। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, किसी को मना नहीं किया गया है। सब कोई रामलला का दर्शन करने हर पार्टी के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये शुद्ध धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, वो आज बात कर रहा है जिन्होंने हिंदुओं को भगवा आतंकवाद मढ़ दिया दिग्विजय सिंह ने, वो आज बात कर रहा है उन कांग्रेस पार्टी के नेता, वो लोग जिन्होंने राम जी को इतने दिनों तक टेंट में रखने का महापाप किया, आज वो बात कर रहा है। देश में लमसम 60 ऐसे कानून हैं जो सनातन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 500 बरस के बाद हम लोग का इतना एक एक पल का हम लोग इंतज़ार किए और बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने और कार सेवक ने अपने जान की आहुति दे के इस मंदिर का अब निर्माण होने जा रही है। तो ऐसा इस परिस्थिति में ऐसा बयान देना मूर्खतापूर्ण बयान है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे सभी का है राम भगवान, एक एक हम भारतीय और हमारे सनातनियों के एक एक के भगवान हैं, तो सभी को इस मंदिर का स्वागत करना चाहिए। और कोटा रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय होने के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। कोटा रेलवे स्टेशन के साथ डकनिया रेलवे स्टेशन के दिन भी बदलने वाले हैं। 400 करोड़ की लागत से दोनों रेलवे स्टेशन के कायाकल्प किए जा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रेलवे के अधिकारियों के साथ दोनों रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया। बारीकी से पूरे विकास कार्य को देखा गया और इस दौरान स्टेशन पर काम कर रहे मजदूरों और यात्रियों से बातचीत की गई। ओम बिरला ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की है। कोटा के रेलवे स्टेशन होंगे विश्व स्तरीय। कोटा के डकनिया से लेकर के और कोटा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सर डकनिया का निरीक्षण किया, कोटा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बदल जाएंगे। इस स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ने एक सपना देखा था जो आज पूरा हो रहा है। हम कई सालों से वर्ल्ड रेलवे स्टेशन की बात करते थे, लेकिन मोदी जी ने कोटा में नहीं पूरे देश के अंदर 1200 से ज़्यादा स्टेशन बनाने की योजना बनाई और भविष्य में इस यात्री रेलवे स्टेशन पे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, आम यात्री को भी सुविधाएं मिलेगी, दिव्यांग जनों को सुविधाएं मिलेगी। और उसके साथ मुझे अभी एक यात्री मिला था, उसने कहा कि गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियां चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, एक्सीलेटर होंगे, लिफ्ट होगी, ताकि बुजुर्ग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, अन्य व्यक्ति जो सामान्य सीढ़ी पे चढ़ने में दिक्कत आती है, कई बार आप देखते होंगे बड़े सामान लेकर लोगों को जाना आना पड़ता है, उसके लिए भी एक बेहतरीन सुविधा होगी। यात्री आएंगे तो उनको ठहरने की व्यवस्था होगी, बैठने की व्यवस्था होगी, रेस्टोरेंट होंगे, बच्चों के खेल के मनोरंजन के संसाधन होंगे। कब तक तैयार हो जाएगा, सब अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? जनवरी 2025, फरवरी मार्च अप्रैल तक पूरा हो पाएगा, क्योंकि जो मूल स्टेशन है उसमें काम करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन कोशिश है कि अप्रैल 25 तक ये पूरा हो जाए। तो अप्रैल 2025 तक ये जो रेलवे स्टेशन है वो तैयार हो जाएंगे और निश्चित तौर पर जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है उसकी श्रेणी में इन रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो एयरपोर्ट पर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, 5 स्टार जो फैसिलिटीज़ हैं वो इन रेलवे स्टेशन पर होंगी। इस तर्ज पर इन रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी के मंत्री और नेताओं पर ईडी के छापेमारी ने हलचल पैदा कर दी है। नगर निगम भर्ती घोटाले की जांच के लिए ईडी ने कोलकाता और उत्तर 24 परगना में 3 जगहों पर दबिश दी और अब तक ये दबिश जारी है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सुजीत बोस के 2 घरों पर छापा पड़ा है। वहीं टीएमसी विधायक तापस रॉय के ठिकाने पर भी रेड हुई है। वहीं टीएमसी नेता और उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व चेयरमैन सुबोध चक्रवर्ती के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और पिछले हफ्ते बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला भी हुआ था। उससे सबक लेते हुए इस बार ईडी की टीम अपने साथ सीआरपीएफ जवानों की पूरी फौज लेकर छापे मारने पहुंची है। सीआरपीएफ के जवानों ने भी सिर पर हेलमेट लगाए हुए हैं ताकि अगर पिछली बार की तरह हमला होता भी है तो ईडी के अधिकारी और सीआरपीएफ अपनी जान को सुरक्षा कर सके। चोर का घर में ईडी का रेड तो होगा ही, चोर है। टी-शर्ट दे। सुजीत बोस इन्वॉल्व, तापस राय ऑल्सो इन्वॉल्व। We Bengal people, we the youth, we want they should go to behind the bar. देखिए, ईडी जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली विंडिक्टिव एटीट्यूड है और ये हो रहा है भाजपा के इंस्ट्रक्शन में। भाजपा वो हार चुका है, हार रहा है और तृणमूल से उसका टक्कर का कोई पावर ही नहीं है, इसीलिए वो एजेंसी को मिसयूज कर रहा है। ये जो शुभेंदु कह रहा है ना, चोर का घर तो एजेंसी जाएगा, अरे चोर तो शुभेंदु बड़ा चोर है। गोवा है। स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा से विशेष लगाव था। वो 3 बार अल्मोड़ा आए और जनसभा को भी संबोधित किया। इस रिपोर्ट को देखिए। स्वामी विवेकानंद पहली बार 1890 में अल्मोड़ा आकर खजांची मोहल्ले में बद्री शाह के घर में रुके। दूसरी बार 1897 में और फिर तीसरी बार 1898 में कई शिष्यों के साथ अल्मोड़ा के अलग अलग स्थानों का विवेकानंद ने भ्रमण किया। कसार देवी, स्याही देवी, बिनसर समेत 12 से ज्यादा जगहों पर स्वामी विवेकानंद रुके थे, जहां स्वामी विवेकानंद ने योग और ध्यान किया। अब उन जगहों को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की योजना चल रही है। 3 बार आए। पहले बार जब 90 में आए थे तो पहला रात काकी घाट में थे। वहाँ जब ध्यान में बैठे थे अपने गुरु भाई के साथ, स्वामी अखंडानंद जी के साथ, उनका एक अनुभव हुआ। समाधि में चले गए और मैक्रो को जो माइक्रो हो जाइए, पिंड और ब्रह्मांड, पिंड जिस चीज से तैरी है और ब्रह्मांड उसी से है। पूरा ब्रह्मांड पिंड में अर्थात आपके अंदर में है।
स्वामी विवेकानंद को सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से बेहद लगाव था। अपने जीवन काल में उन्होंने 3 बार अल्मोड़ा की पैदल यात्रा की। यहाँ उन्होंने कई दिनों तक प्रवास किया और लोगों को आध्यात्म पर प्रवचन भी दिए। अल्मोड़ा प्रवास के दौरान स्वामी जी ने कई स्थानों पर कठिन तपस्या की। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे 2 बार लाला बद्रीदास शाह के अतिथि के रूप में 1890 और 1897 में आए हैं। यहाँ कम से कम 2-2 दिन का उन्होंने प्रवास करा और चर्चित जो रघुनाथ मंदिर है यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपने व्याख्यान भी दिए थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाकर युवाओं को संदेश दिया जा रहा है। वहीं अगर कुमाऊं में विवेकानंद सर्किट बनता है तो उससे स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ होगा और पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को आसपास में ही रोजगार भी मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और विश्वविख्यात बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज आज हेरिटेज वॉक के साथ शुरू हुआ। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया ने हरी झंडी दिखाकर हेरिटेज वॉक को रवाना किया। हेरिटेज वॉक के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां विदेशी मेहमानों को अपने साथ थिरकने पर मजबूर कर दिया। 14 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय ऊंट उत्सव में ऊंट दौड़ के साथ घुड़दौड़, बीकानेर कार्निवल, हेरिटेज वॉक के साथ स्थानीय कला और संस्कृति के रंगों से सराबोर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।